नमस्कार साथियों, बीए फर्स्ट ईयर समाजशास्त्र के पेपर फर्स्ट के यूनिट 5 सामाजिक परिवर्तन के भाग 2 आज की क्लास में हम उपस्थित हैं। पिछली क्लास में हमने सामाजिक परिवर्तन के अर्थ और उसके परिभाषा, उसके कारक के बारे में पढ़ा था। क्योंकि यह टॉपिक अपने आप में विस्तृत है, इसलिए हम इसका जो दूसरा भाग है उसको हम आज करेंगे। साथियों, आज की इस क्लास में हम सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप, द फॉर्म ऑफ द सोशल चेंजेस, उसके जो सामाजिक परिवर्तन के क्या क्या स्वरूप हो सकते हैं, उसके क्या क्या फॉर्म्स है, उनके बारे में पढ़ेंगे। इस स्वरूप के अंतर्गत हम जो सामाजिक परिवर्तन है उसके जो 4 स्वरूप है, उद्विकास, विकास, प्रगति और क्रांति, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है उद्विकास। उद्विकास इंग्लिश वर्ड इवेल्युएशन है, जो लैटिन वर्ड इवेल्युअर से बना है, जिसका उद्विकास से तात्पर्य ये होता है कि अपने जो उसमें निरंतरता रहती है, अपने अतीत के साथ उसका जुड़ाव रहता है। उद्विकास से जो तात्पर्य है वो है कि अपने जो अतीत है उसके साथ जुड़ाव। इसका जो अर्थ होता है वो होता है विकसित होना, और उद्विकास से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जिनका अपनी अतीत के साथ निरंतरता होती है। दे हैव द कंटिन्यूटी विद देयर पास्ट। उद्विकास परिवर्तन को एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया कहा जा सकता है, जो सरल से जटिल, अनिश्चित से निश्चित, समानता से असमानता की ओर जाती है। समाजशास्त्र में ऑगस्ट कॉम्टे है, हर्बर्ट स्पेंसर है, इमाइल दरखाइम है, एल.एच. मॉर्गन है, कार्ल मार्क्स है, हेनरी मैन है, आदि विद्वानों को उद्विकासवादी माना जाता है। दूसरी जो अवधारणा है वो है विकास। विकास का तात्पर्य होता है डेवलपमेंट, और यह होता है प्लांट चेंज। विकास जो होता है वो प्लांट चेंज होता है, नियोजित परिवर्तन होते हैं। हालांकि ये वो परिवर्तन होते हैं जिनके लिए हम पहले से प्लानिंग करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो समाज के लिए सकारात्मक हो, नकारात्मक भी हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि भारतीय समाज में आरक्षण को उसके सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए लाया गया था, ताकि जो पिछड़ी हुई जातियां थी उनको समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। लेकिन उसका अब नकारात्मक असर दिखने लग गया है, जहां पर आप बहुत सारे आरक्षण को लेकर आंदोलन हो रहे हैं, समाज में कानून और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है आदि। अर्थात नियोजन के द्वारा लाए गए किसी भी परिवर्तन को विकास कहेंगे, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक। विकास कभी सर्वमान्य नहीं होता है, जैसे आरक्षण का उदाहरण मैंने आपको दिया, क्योंकि आरक्षण सभी वर्गों को स्वीकार नहीं है। इस प्रकार विकास के समर्थन तथा विरोध में सदैव समाज बटा होता है, और यही बात औद्योगिकरण पर भी लागू होती है। पर्यावरणवादी औद्योगिकरण का विरोध करते हैं। तीसरी जो स्वरूप है वो है प्रगति। प्रगति यानी प्रोग्रेस। प्रगति जो होती है वो इच्छित दिशा में होने वाला परिवर्तन होता है, जिसे सामाजिक मूल्यों द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है, और इसे प्रगति कहते हैं। प्रगति के साथ सर्वमान्यता तथा सामूहिक लाभ भी जुड़ा रहता है, और एल.टी. हॉबहाउस ने सामाजिक प्रगति को सामाजिक जीवन के उन गुणों की वृद्धि समझा है जिन्हें व्यक्ति मूल्यों से आंक सके तथा तार्किक रूप से मूल्य संबद्ध कर सके। प्रगति के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे प्रगति सचेतन प्रयासों का परिणाम होती है, सामूहिक लाभ का द्योतक है, प्रगति से वांछित लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, और प्रगति अवधारणा के रूप में एक गतिशील अवधारणा है। यह डायनामिक कॉन्सेप्ट है। एक उदाहरण से हम विकास और प्रगति दोनों में अंतर समझ सकते हैं। जैसे परमाणु बम है, उसका जो निर्माण हुआ वो विकास है, क्योंकि इसमें लाभ और हानि दोनों था। अब परमाणु बम के अंतर्गत लाभ और हानि दोनों है, तो परमाणु बम का विकास के रूप में उसमें लाभ और हानि दोनों है। लेकिन वही परमाणु संयंत्र का निर्माण प्रगति भी है, क्योंकि जब समाज उससे बिजली उत्पादन करता है तो वो प्रगति होती है, क्योंकि वो समाज को उसके लाभ उसमें निहित है। और चौथी जो अवधारणा है वो है क्रांति, रिवॉल्यूशन। हिंसक या संघर्ष के माध्यम से समाज में लाए गए अकस्मात या आधारभूत परिवर्तनों को हम क्रांति कहते हैं। क्रांति के माध्यम से समाज के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और व्यवस्थाओं में आधारभूत परिवर्तन लाया जा सकता है। कई बार हिंसक न होने के बावजूद भी कई परिवर्तनों को क्रांति की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि इनके द्वारा लाए गए परिवर्तन अत्यंत व्यापक होते हैं, जैसे औद्योगिक क्रांति है, हरित क्रांति। अब हम पढ़ेंगे, जब हम इन स्वरूप के बारे में पढ़ लिए हैं, जो इसके फॉर्म्स थे, अब हम पढ़ेंगे जो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत थे। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत वैसे तो बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग दिए हैं, लेकिन हम इनको अलग अलग विभाजित करके पढ़ेंगे। जैसे उद्विकासवादी सिद्धांत, फिर है रेखीय सिद्धांत या बहुरेखीय सिद्धांत, फिर है सहेतुक सिद्धांत और हास सिद्धांत। उद्विकासवादी सिद्धांतों के अंतर्गत में जैसे मैंने आपको बताया था
कि कार्ल मार्क्स है, एलिस मॉर्गन है, इमानुएल दुर्कheim है, रॉबर्ट स्पेंसर है, इनके बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन को विकासवादी तरीके से बताया है। फिर है बहुरेखीय सिद्धांत, इसमें लेस्टर ऑफ वर्ड है, अर्नोल्ड टॉयनबी है और पितरिम सोरोकिन है, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हॉस सिद्धांत और सहेतुक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है उद्विकासवादी सिद्धांत। उद्विकासवादी जो सिद्धांत है वो समाज को क्रमिक तथा निरंतर परिवर्तन के रूप में देखता है। यह दृष्टिकोण मानता है कि समाज एक स्तर से दूसरे स्तर पर प्रवेश जो करता है वो स्वाभाविक रूप से करता है, इसलिए नए स्तर की अपने पुराने स्तर के साथ निरंतरता होती है। इस सिद्धांत के समर्थक ऑगस्ट कॉम्टे है, हर्बर्ट स्पेंसर है, एल.टी. हॉबहाउस है और कार्ल मार्क्स है। यह सिद्धांत भी दो धाराओं का है। एक रेखीय धारा का मत है कि जब भी समाज एक स्तर से दूसरे स्तर में प्रवेश करता है या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गमन करता है तो उसकी दिशा सीधी रहती है, इसे एक रेखीय सिद्धांत कहते हैं, जिन्हें कॉम्टे, दुर्कheim और मार्क्स ने बताया है। जैसे ऑगस्ट कॉम्टे ने बताया है कि समाज जो होता है ज्ञान या बौद्धिक स्तर के उद्विकास को 3 स्तरों में बांटा है उन्होंने, धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक। जैसे प्रारंभ में मनुष्य किसी भी घटना को धार्मिक दृष्टिकोण से सोचता था, फिर आगे चलकर तत्व मीमांसा का युग आया जिसमें आत्मा का, परमात्मा का, मोक्ष का, पुनर्जन्म जैसी अवधारणा विकसित हुई, और अब वैज्ञानिक युग है जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण तथा कार्यकारण संबंध के आधार पर प्रत्येक घटना की व्याख्या हो सकती है। ऐसे ही हर्बर्ट स्पेंसर ने, जिन्हें सामाजिक डार्विनवादी कहा जाता है, उन्होंने डार्विन की प्राकृतिक वर्ण के स्थान पर सामाजिक, सोशल सिलेक्शन, सामाजिक वर्ण का सिद्धांत दिया। स्पेंसर मानते हैं कि समाज सदैव समरूपता से विषमता की ओर प्रवाह करता है, होमोजेनिसिटी से हेट्रोजेनिसिटी की ओर प्रवाह करता है, और इन्होंने समाज को सैनिक से औद्योगिक समाज की ओर बढ़ता हुआ बताया। कार्ल मार्क्स आर्थिक निर्धारणवादी है। उन्होंने समाज में पुरानी उत्पादन की शक्तियों तथा नवीन उत्पादन की शक्तियों में सदैव संघर्ष होता पाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप नई व्यवस्था अस्तित्व में आती है। अर्थव्यवस्था ही चूंकि समाज का आधार या अधोसंरचना है, इसलिए जब जब अर्थव्यवस्था बदलेगी समाज की अधिसंरचना भी बदलेगी, अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर जब बदलेगा तो सुपरस्ट्रक्चर भी बदलेगा। इन्होंने पाया कि यूरोपीय समाज एक रेखीय उद्विकासवादी 4 अवस्थाओं से गुजरा है। पहले आदिम साम्यवाद, फिर प्राचीन समाज, फिर सामंतवादी समाज और फिर पूंजीवादी समाज। बहुरेखीय विचारधारा जो है उनके समर्थक है मैकाइवर और जूलियन स्टीवार्ड है। जैसे सामाजिक परिवर्तन सदैव एक ही दिशा में नहीं होता बल्कि बहुत सारी दिशाओं में होता है। चक्रीय सिद्धांत के अंतर्गत यह सिद्धांत मानता है कि सामाजिक परिवर्तन जिस बिंदु से प्रारंभ होता है घूमकर वापस उसी बिंदु पर आता है। जैसे समाज का जो परिवर्तन है वो इस बिंदु से प्रारंभ हुआ है तो वापस वो इसी अवस्था में आएगा। इसके अंतर्गत पितरिम सोरोकिन है, अर्नोल्ड टॉयनबी है और भी विद्वान है, जिन्होंने, पितरिम सोरोकिन ने अपनी पुस्तक कल्चरल डायनेमिक्स में सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया और उन्होंने संस्कृति के 3 प्रकार बताए: विचारात्मक, इंद्रियात्मक, इंद्रियपरक और आदर्शात्मक। विचारात्मक संस्कृति में अभौतिक तथा अलौकिकता प्रदान होती है जैसे तिब्बत। इंद्रियपरक में भौतिकवादिता और सांसारिकता पर बल दिया जाता है जैसे पश्चिम। और आदर्शात्मक यह संतुलित अवस्था होती है जिसमें विचारात्मक और इंद्रियपरक संस्कृति का आदर्श मिश्रण होता है। सोरोकिन के अनुसार समाज पेंडुलम की तरह विचारात्मक से इंद्रियपरक संस्कृति के बीच में गमन करता है। कुछ समय के लिए वह बीच में आदर्शात्मक संस्कृति भी हो जाती है। अर्नोल्ड टॉयनबी ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ हिस्ट्री में सभ्यता के इतिहास को चक्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। इनके अनुसार सभ्यता भी यौवन, प्रौढ़ और मृत्यु के अनुभव 3 अवस्थाओं में गुजरती है। पहली है चुनौती और प्रत्युत्तर का युग, दूसरा है संकट का युग और तीसरा है क्रमिक अवसान का युग। ऑसवाल्ड स्पेंगलर ने द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में सामाजिक परिवर्तन की तुलना जीवन चक्र से की। जिस प्रकार हम जन्म लेते हैं, युवा होते हैं, प्रौढ़ होकर मर जाते हैं, उसी प्रकार सभ्यताएं भी जन्म लेती और समाप्त हो जाती है। विल्फ्रेड परेटो ने अपनी पुस्तक सर्कुलेशन ऑफ इलाइट में लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन का राजनीतिक सत्ता के लिए होने वाले संघर्ष का परिणाम होता है। थ्योरी ऑफ डिटोरिएशन में वास सिद्धांत है जिसमें पहले मनुष्य अधिक सुख, शांति और भाईचारा के साथ रहता था, परंतु बाद में वास होना प्रारंभ हुआ और तुलनात्मक दृष्टि से समाज का अपकर्ष हुआ और उसकी स्थिति आ गई। जैसे आप खुद देख सकते हैं यूनान, फ्रांस, भारत आदि। सहेतुक सिद्धांत जिसे टैलिक थ्योरी कहते हैं, जैसे लेस्टर ऑफ वर्ड ने दिया है, इनका मत है कि सामाजिक परिवर्तन पर्पसिव एफर्ट्स, संकलित प्रयत्नों का परिणाम होता है। वार्ड मानते हैं कि उद्विकास एक धीमी प्रक्रिया है जबकि विवेकशील योजना प्रकृति की प्रक्रिया को गति प्रदान करती है। एल.टी. हॉबहाउस और लुडविग स्टाइन भी मानते हैं कि तर्क बुद्धि के द्वारा तेज गति से प्रगति की जा सकती है। अब इसके अलावा जो हमारी निर्धारणवादी जो विचारधारा है जिसको परिवर्तन के कारण, इसमें आर्थिक निर्धारणवादी है, सांस्कृतिक निर्धारणवादी है, तकनीकी निर्धारणवादी है और विचारात्मक निर्धारणवादी है। जैसे आर्थिक निर्धारणवादी है जैसे मार्क्स है। मार्क्स ने कहा है कि सामाजिक जो परिवर्तन होते हैं उसका आधार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके ऊपर सुपरस्ट्रक्चर निर्भर होती है।
जैसे जो अधोसंरचना है वो समाज की संस्कृति, धर्म, मूल्यों को नियंत्रित करती है, इसलिए उन्हें आर्थिक निर्धारण कहा जाता है। तकनीकी निर्धारणवादी में ऑकबर्न और मैकइवर और पेज है, वो कहते हैं कि समाज में परिवर्तनों का आधार तकनीकी है। फिर विचारात्मक में पितृम सोरोकिन है, जिन्होंने आदर्शात्मक, इंद्रियपरक और आदर्शात्मक और विचारात्मक संस्कृतियों का कहा, और उन्होंने इसके आधार पर ही संस्कृतियों में जो परिवर्तन होता है वही सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख आधार होता है। इसके अलावा हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन के जो प्रमुख कारण है। सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारणों के अंतर्गत आर्थिक निर्धारणवादी जैसे कार्ल मार्क्स है, विचारात्मक निर्धारणवादी में वेबर है, हीगल है, भौगोलिक निर्धारणवादियों में दुर्खिम और हटिंगटन है। दुर्खिम मानते हैं कि जनसंख्या के आकार और घनत्व में परिवर्तन से ही सामाजिक परिवर्तन होता है, वहीं हटिंगटन पर्यावरण को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी मानते हैं। राजनीतिक निर्धारणवादियों में विल्फ्रेड परेटो है, वो समाज के केंद्रक राजनीति को मानते हैं, इसलिए जब जब राजनीति का स्वरूप बदलता है समाज बदलता है। सांस्कृतिक निर्धारणवादी पितृम सोरोकिन है, जिन्होंने सांस्कृतिक मनोवृत्ति की अवधारणा दी है। और कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज में सोरोकिन परिवर्तन संस्कृति के अनेक अंगों की अंतरक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है, परंतु एकलवादी न होकर बहुलवादी होता है। शिमन एकलवादी निर्धारक है, स्वरूप स्वचालित होता है, आर्थिक तत्वों का प्रजनन होता है। सामाजिक परिवर्तन के विरोध करने वाले कारक। अब हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन की गति और दिशा को सभी समूह, संस्थाएं आदि समान रूप से स्वीकार नहीं करती है। कई समूह ऐसे होते हैं जो सामाजिक परिवर्तन का विरोध करते हैं। जैसे अब देखें कि सामाजिक परिवर्तन का विरोध कौन करते हैं, विरोध करने वाले कारक। आप खुद देख सकते हैं हमारी परंपराएं हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारी बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं हमारे सनातन धर्म में भी जो हमारे सामाजिक परिवर्तनों का विरोध करती है। फिर होती है आदत, रूढ़िवादिता, विश्वास तथा मूल्य और अशिक्षा। ये सभी कारक सामाजिक परिवर्तनों का विरोध करते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।